देखिए अब हम पता क्या प्रूव कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशन में ही अगला टॉपिक कर रहे हैं। ग्रेविटेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये पेपर में आएगी। ये क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ फाइंड कर रहे हैं। टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। देखिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम जी कहते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी इस्तेमाल करते हैं हम? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? हाँ या ना? हमें जानते हैं कि हर चीज जो पृथ्वी की तरफ गिरती है उसकी एक्सेलरेशन ये होती है। एक्सेलरेशन मतलब समझ रहे हो ना? बोलो, इस रेट से उसकी स्पीड बढ़ती है। हाँ या ना? है ना? तो ये 9.8 कहां से आई, कैसे आई? इस टॉपिक को हम फ्री फॉल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है अगर कोई फ्रीली कोई चीज गिरे, फ्रीली गिरे, ये नहीं कि पिछले पुश किया जाए, तो फ्रीली अगर गिरेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होगी। समझ आया? अब ये कैसे आया? एक चीज देखिए, हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m be falling on, कहां गिर रही है? अर्थ, having acceleration a। अब ये जो फ्री फॉल हो रहा है, जो पृथ्वी पे कोई चीज गिर रही है, किस वजह से गिर रही है? ड्यू टू ग्रेविटेशन। अरे ड्यू टू किस वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रही है। हाँ या ना? अरे पृथ्वी क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसी वजह से तो गिर रही है वो। ये बात समझ आई कि नहीं? अब मैं ये कह रहा हूं कि एफ फोर्स का फार्मूला क्या होता है? m इंटू ए इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? g इंटू m अपॉन में। अब तुमको सोचोगे मैंने बड़ा m क्यों लिखा, एक को छोटा m लिखा? छोटा m का मतलब है जो बॉडी गिर रही है, और कैपिटल M कौन सा है? मास ऑफ अर्थ। ये बात सही है ना? तो क्योंकि ये जो इसी फोर्स की वजह से गिर रही है, दिस एक्सेलरेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, व्हाई द बॉडी इज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दोनों इक्वल हुए। अब ये इस m में से इस m ये कट सकता है। ये क्या है? मास ऑफ फॉलिंग बॉडी। ये क्या है? मास ऑफ फॉलिंग बॉडी। ये दोनों सेम है, इस m से ये m काट दिया। हाँ या ना? तो ये आ गया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फॉलिंग बॉडी। ये क्या आ गया? g इंटू m अपॉन में r स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, g की वैल्यू कितना है भैया? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ कितना है? फिक्स्ड है। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24। और रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स्ड है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या कांस्टेंट तो है वो? रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? आपने बुक में देखा था, क्या देखा था? 6.4 इंटू 10 की पावर 6, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, ये जी भी कांस्टेंट था। अरे जी को हम चेंज कर सकते हैं, मास ऑफ अर्थ को चेंज कर सकते हैं? नहीं। रेडियस ऑफ अर्थ को चेंज कर सकते हैं? तो ये फिक्स है ना? जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, जब हम इसकी कैलकुलेशन, अब इसकी कैलकुलेशन में एक काम क्या करो, पावर वाले ले लिया करो। सुनते तो सब हो, जब करने का टाइम आता है तो तुम्हारी जान निकल जाती है। अब एक 10 की पावर, ये क्या है? -11 इंटू 10 की पावर कितनी है? ये 24।
और नीचे क्या आ गया 6.4 मल्टीप्लाई 6.4, 2 बार ये स्क्वायर है ना, और इंटू 10 की पावर क्या आएगी 6 दूनी 12। अब मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी, अब मैं फिर समझा रहा हूं, अब ध्यान से सुन लियो, ध्यान से सुन लियो बे, बहरे बन के मत बैठा रही हो। ये देख, ये वाली जो चीजें है ना, ये वाली चीज, इसको मैंने व्हाइट मार्क करके दिखा रहा हूं ताकि तेरे अच्छी तरह भेजे में घुस जाए। ये व्हाइट मार्क को अलग कर ले और बाकी 10 की पावर को अलग कर ले, ऐसा तो कर सकते हो। क्या आ गया ये 6.67 इंटू 6 अपॉन में 6.4 इंटू 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ गई है 24 में से क्या आ गई 24, 13 में से 12 है 1। अब आप इसमें को तो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अब तो मुझे इतना भी सॉल्व करना नहीं आता, चलो ये भी बताया तुम आता, तुम अब 9th क्लास में अगर चढ़ गए हो और तुम्हें ये सॉल्व करना नहीं आता तो इट इज ए वेरी शेमफुल एक्ट कि अगर तुम्हें नहीं आता तो। पर फिर भी सुन लो आगे, ये पॉइंट के बाद कितने जीरो है, मैं ये पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं 2, और इधर भी पॉइंट के बाद 1 और 1 2 हो गए, पॉइंट खत्म हो गए ना दोनों के पॉइंट। अरे आप इस पॉइंट को हटाओगे, मैं चलो एक स्टेप और कर देता हूँ, 667 इंटू 6 अपॉन में क्या लगाओगे 100 लगाओगे ना इस 2 पॉइंट, और यहाँ पे 64 इंटू 64, ये पॉइंट के बाद एक अक्षर था, पॉइंट के बाद एक अक्षर था, तो क्या आ जाएगा 10 100 लगाओगे ना, इस 100 से 100 कट गया, इंटू में 10, ये वाला 10। अब इसको तो सॉल्व करना आता होगा तुम्हारे को, 667 को 6 से मल्टीप्लाई करा और इसको मल्टीप्लाई करा डिवाइड करा, नहीं आता मल्टीप्लाई करना, या सिखाऊं वो भी मल्टीप्लाई करना सिखाऊं, 9th क्लास में हो तुम। देख इधर 667 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 64 मल्टीप्लाई में 64 इंटू 10। आप मानोगे ये दोनों कट के, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.8। क्या आएगा 9.8, मतलब ये आएगा 0.98 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ गया 9.8। एक्सेलेरेशन यूनिट क्या आएगा एक्सेलेरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्सेलेरेशन किसकी निकली है, टू एवरी बॉडी विच इज फॉलिंग ऑन द अर्थ। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, जरा मेरी बात इधर सुन ले, एक चूहा गिर रहा है और एक हाथी गिर रहा है आसमान से, कौन पहले पहुंचेगा बे, कह रहा हाथी, तू सेम बिल्कुल। अबे तू एक बात बता, जब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैटर कर, इसमें जो फॉलिंग बॉडी का मास मैटर कर रहा है, अबे तो कांस्टेंट है 9.8, ये चूहे के लिए भी वही है, हाथी के लिए भी वही है, मच्छर के लिए भी वही है, चाहे 1000 किलो की बॉडी गिरे चाहे 1 किलो की। अब कोई कहेगा जी रुई गिरेगी, रुई तो आराम से गिरेगी, रुई तो, अरे भैया रुई आराम से, रुई इट विल टेक टाइम। मान ले कॉटन है, उसका रीजन कुछ और है, उसका रीजन है एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, हवा उसे उड़ा ले जाएगी, हल्की चीज है। या कोई पंख फेंका तुमने, पंख समझते हो, विंग, किसी पक्षी का पंख, वो तो उड़ता उड़ता आएगा। अब तो कहेगी वो तो बड़ी देर से पहुंचा था जी, मैंने पत्थर फेंका था जल्दी पहुंच गया। अरे भाई पत्थर में एयर रेजिस्टेंस नहीं थी, वो हल्का होने की वजह से वो टाइम पहुंचा। हाँ अगर वैक्यूम होता, क्या वैक्यूम होता, तो एक पंख या एक कॉटन का टुकड़ा और एक पत्थर सेम ही जमीन पे गिरते। अरे बात समझ आ गई है, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी। क्लियर हो गई ये बात। अब ये मैंने क्या आपको करवाया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इस ए को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से। इस ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ठीक है जी, ओके बाय।